जयपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है जहां पिछले 30 साल से लोग एक पुरानी जली हुई इमारत के पास बेहोश, घायल या बदहवास हालत में मिलते रहे हैं। कहा जाता है कि यहां कभी एक टीचर आग में फंसकर मर गई थी और लोग कहते हैं कि उसकी पुकार दीवारों में आज तक फंसी हुई है। और अगर कोई भी कभी उस जली हुई इमारत के बंद दरवाजे खोल देगा तो उसे उस टीचर की आत्मा से कोई नहीं बचा सकता। इसी कस्बे में एक शादी हो रही है। महंगा पैलेस, रोशनी, संगीत, हंसी और हर तरफ खुशियां, और 4 पुराने दोस्त जो कई साल बाद फिर से मिल रहे हैं, जो कभी यहीं रहा करते थे और अचानक वो एक डेयरिंग एडवेंचर के लिए उस जली हुई बिल्डिंग का दरवाजा खोलने का प्लान बनाते हैं। एंड फाइनली उस रात दरवाजा खोल देते हैं और कुछ घंटों बाद उन्हीं में से एक को मेहंदीपुर बालाजी के फर्श पर पकड़कर बैठना पड़ता है, क्योंकि किसी औरत की हंसी अब उसके अपने मुंह से निकल रही होती है। इस कहानी में एक लड़की है जिसके अंदर शादी के बीच एक टीचर की आत्मा घुस चुकी है, और एक तरफ उसके दोस्त जो लिफ्ट में आती वही सड़ी हुई स्मेल टेरेस पर भागती हुई किसी औरत की हंसी और मौत के डर से चौंक रहे हैं, जिसमें किसी को बचाना है, किसी को छुड़ाना है और किसी को सिर्फ खून चाहिए। यह सिर्फ एक डेड घर की कहानी नहीं है, यह उस राजस्थानी शादी की कहानी है जो कुछ खूबसूरत पलों से एक डरावने भूतिया मंजर में बदल गई। तो यह कहानी शुरू होती है अमेरिका से, जहां 28 साल का आर्यन अपनी कॉर्पोरेट जॉब से थका हारा घर लौट रहा था। दरवाजा खुलते ही उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आता है। बचपन का दोस्त राहुल, पीछे से ढोल की आवाज, घर में डेकोरेशन और चेहरे पर शादी वाली खुशी। राहुल हंसते हुए कहता है, भाई फाइनली मेरी शादी फिक्स हो गई है और तू इंडिया आ रहा है, कोई बहाना नहीं चलेगा। टिकट्स मेल कर दिया है, बस तू और तेरी फैमिली जयपुर पहुंच जा। पूरा का पूरा एक पैलेस बुक कराया है सिर्फ इस वेडिंग के लिए। आर्यन थोड़ी देर हंसा, थोड़ा एक्साइटेड हुआ, और वहीं से शुरू होता है उसका सफर। एक ऐसी शादी की तरफ जहां उसे सिर्फ डांस और मस्ती नहीं बल्कि मौत की ठंडी परछाई भी दिखने वाली थी। कुछ दिनों बाद आर्यन जयपुर पहुंचता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे लेने आए होते हैं उसके वही पुराने दोस्त राहुल, राज और गीता। चारों बचपन से साथ पढ़े थे, फिर लाइफ ने सबको अलग अलग कंट्रीज में बिखेर दिया। राज ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड था, राहुल लंदन से आया था और गीता राजस्थान की टॉप इंटीरियर डिजाइनर बन चुकी थी। रास्ते भर कार में पुराने स्कूल की बातें, क्रशेस, फाइट्स और टीचर्स के मजेदार किस्से चलते रहे। लेकिन जैसे ही पैलेस का गेट खुला, आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। सामने रोशनी से जगमगाता हुआ एक विशाल महल, लॉन में लगी फेरी लाइट्स, अंदर जाते ही दीवारों पर पोर्ट्रेट्स, झूमर और ऐसा माहौल जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। आर्यन के मुंह से बस एक ही बात निकली, अगर कभी शादी की तो बस ऐसी ही जगह पर करूंगा। लंबा सफर था तो सभी लोग दोपहर में जाकर सो गए। शाम को हल्का सा संगीत फंक्शन हुआ, हंसी जाक, नाच गाना, और रात को करीब 11 बजे के बाद जब हॉल थोड़ा खाली हुआ तो चारों दोस्त एक कोने में बैठ गए। आर्यन, राहुल, राज और गीता थके हुए थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी बात निकल पड़ी डरावनी संगीत स्टोरीज की। गीता ने धीरे से कहा, तुम लोगों को याद है हमारा पुराना स्कूल जिसके पीछे जली हुई बिल्डिंग है? आर्यन ने भौवें चढ़ाई, अरे वो पुराना वाला बिल्डिंग जिसे लोग बर्न स्कूल कहते हैं, जो बोलते थे जलकर बर्बाद हो गया था। गीता ने सर हिलाया, हाँ, आज भी उसका दरवाजा किसी ने नहीं खोला। लोग कहते हैं अंदर एक टीचर की आत्मा फंसी है। रात को वहां से आवाज आती है किसी के दरवाजा खींचने की, किसी के चिल्लाने की, मुझे बाहर निकालो। मैं 30 साल से अंदर बंद हूं। आर्यन हंसने लगा, गीता सीरियसली तू इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन है और अभी भी इन बातों पर यकीन करती है। अमेरिका में कोई इन चक्करों में नहीं पड़ता। ये सब कंजरिंग वाली मूवीज में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। राज और गीता दोनों एकदम सीरियस हो गए। राज बोला, भाई मजाक मत कर, हमारी क्लास का कुणाल याद है? वही आखिरी बंदा था जो उस बर्न स्कूल के आसपास घूमता था। आज पागल हो चुका है, बस एक ही बात रिपीट करता है। मैंने अंदर किसी को देखा था जो ना जिंदा लगती है ना मुर्दा, और इस दुनिया की नहीं लगती थी।
कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर अचानक आर्यन ने कहा, यार कितने साल हो गए हैं, हम अपने पुराने स्कूल गए ही नहीं। सुना है वहां अब कोई पढ़ता भी नहीं, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। हमारा ये पैलेस भी उसी साइड के गांव के पास ही है, आधे घंटे का रास्ता होगा। चलना, एक बार चलते हैं, बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी और ये जो टेड वाली अफवाह है ये भी क्लियर हो जाएगी। अगर कुछ निकला तो एक्सपीरियंस, नहीं निकला तो मिथ खत्म। राहुल थोड़ा घबरा गया। भाई 2 दिन में मेरी शादी है, मुझे वहां नहीं जाना। तुम लोग जो करना है करो। लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गया। आखिर 4 बचपन के दोस्त, रात, सुनसान सड़क और एक हिटेड स्कूल, किससे एडवेंचर नहीं लगेगा। राहुल ने अपनी SUV निकाली। सब लोग बैठ गए और गाड़ी निकल पड़ी उसी पुराने गांव की तरफ। रास्ते में शहर की लाइट्स पीछे छूट गईं। आगे बस हल्की पीली स्ट्रीट लाइट्स, कभी कभी कोई ट्री की परछाई और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज। लगभग आधे घंटे बाद वो अपने पुराने स्कूल के गेट के पास खड़े थे। दीवारों का पेट उखड़ा हुआ था, आयरन गेट पर जंग, अंदर स्कूल के कमरे वैसे ही जैसे सालों पहले थे। बस अब हर चीज पर धूल और उदासी की एक मोटी परत चढ़ चुकी थी। चारों अंदर गए, अपने अपने क्लासरूम्स देखे। वही बेंच, वही वॉल पर बने पुराने नाम, वही बेल। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया था, सिर्फ लोग बदल गए थे। फिर गीता ने एक दूसरे कमरे से आवाज लगाई, गाइस इधर आओ। सब उसके पास पहुंचे। खिड़की से बाहर झांकते ही उन्हें दूर जंगल के घने हिस्से के बीच संगीत, एक टूटा फूटा जला हुआ सा बिल्डिंग दिखा, बर्न्ड स्कूल। अंधेरे में वो स्ट्रक्चर और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। राज ने आर्यन की तरफ देखा, तो हीरो हिम्मत है, तू ही तो बोल रहा था सब फेक है। आर्यन ने सांस भर के कहा, हिम्मत ऑफ कोर्स है, ये बस एक पुराना जला हुआ घर ही तो है। अंदर कोई भी हो, डिकेड्स हो गए, ये सब राख हो चुका होगा। कोई ज़ॉम्बी तो उठकर मुझे पकड़ने नहीं आएगा। साइंस बोलता है शरीर जलता है, खत्म हो जाता है। बस राज ने हंसते हुए बोला, ठीक है जाकर के दिखा, अगर अंदर चला गया तो 5,000 रुपए तेरे। चारों पीछे वाले रास्ते से जंगल की तरफ बढ़े, जहां से बर्न स्कूल की तरफ जाने वाला एक पतला रास्ता था। हवा ज्यादा ठंडी लग रही थी, पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थीं। जैसे ही वह लोग उस जले हुए बिल्डिंग के सामने गए, आर्यन ने देखा लकड़ी का पुराना दरवाजा आधा जला हुआ है, आधा लटक रहा था। उसने हाथ लगाकर हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा चरमराया और एक तेज बदबू बाहर आई, जैसे कुछ बहुत साल पहले सड़ गया हो और आज भी उसकी गंध दीवारों में फंसी हो। अंदर सब कुछ काला पड़ा था, दीवारों पर आग के निशान, जली हुई लकड़ी, टूटे हुए बेंच, पिघला हुआ लोहे जैसा कुछ और कॉर्नर में जली हुई छत की लकड़ियां। आर्यन डोरवे पर खड़ा अंदर झांक ही रहा था कि उसे लगा जैसे अंदर कहीं से कोई धीमी आवाज आई, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। आर्यन वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, शायद इमेजिनेशन होगा। हवा की आवाज आई होगी। पीछे से राहुल की घबराई हुई आवाज आई, आर्यन बस हो गया यार, वापस आ जा, परसों मेरी शादी है, मुझे किसी भी तरह के बैड वुमेन नहीं चाहिए। तूने दरवाजा खोल दिया, बस काफी है, अब चल। राज और गीता भी थोड़ा डर गए थे, सब उसे वापस बुलाने लगे। आर्यन ने भी ईगो साइड रखकर कहा, चल ठीक है, आज के लिए इतना ही एडवेंचर काफी है। वह वापस मुड़ा, दरवाजा खुला ही छोड़ दिया और सब कार में बैठकर पैलेस की तरफ लौट आए। जाते जाते आर्यन ने बस एक बार पीछे मुड़कर उस खुले दरवाजे को देखा और उसे हल्का सा लगा कि डोरवे के अंदर किसी का धुंधला सा शैडो खड़ा है। उसने सर झटका। ओवर थिंकिंग, जेट लैग, मुझे भी नहीं पता क्या क्या दिख रहा है, शायद आराम की जरूरत है, वो यह सोचने लगा। पर उसे अंदाजा नहीं था कि वो काली औरत की परछाई उसका भ्रम नहीं था, वो सच थी और अब उस जले हुए घर से बाहर आ चुकी थी। और इन दोस्तों का यह एडवेंचर अब इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी डरावनी गलती में बदलने वाली थी। अगले दिन मेहंदी थी। सुबह से हलचल, ढेर सारे रिश्तेदार, म्यूजिक, हंसी जाक पर पूरे दिन गीता दिखाई नहीं दी। आर्यन ने राहुल से पूछा, गीता कहाँ है? राहुल ने बताया, रात से उसकी तबीयत खराब है, वह अपने कमरे में ही है, फीवर जैसा है, शायद थकान है।
रात को फंक्शंस खत्म होने के बाद आर्यन और राज गीता के कमरे में गए। अंदर एसी चल रहा था, लेकिन गीता रजाई में कांप रही थी, चेहरा पीला, आंखें फटी हुई लेकिन थकी हुई सी। आर्यन ने हंसते हुए पूछा, क्यों मैडम, पैलेस की हवा सूट नहीं कर रही क्या? पूरे दिन मिस किया तुझे, गीता ने धीमी आवाज में कहा। आर्यन, कल रात हम वहां से लौट रहे थे ना, जब तुम बोले थे कि तुमने दरवाजा बंद नहीं किया, तब मैंने मुड़ कर देखा था। उस खुले दरवाजे में एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह जली हुई, काले काले निशान, उजड़े हुए बाल, और सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। पहले लगा कोई इल्यूजन है, लेकिन जब मैं कार में बैठ गई और शीशे से बाहर देखा, वो औरत कार के बिल्कुल पास खड़ी थी, मेरे साइड, और बस मुझे घूर रही थी। रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मेरी आंखें खुली तो वह मेरे बेड के बगल में लेटी हुई थी। मैं चिल्लाना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। ब्लिंक किया तो गायब। सुबह नहाने गई तो लगा वो बाथरूम के अंदर भी खड़ी है, किसी कॉर्नर से मुझे देख रही है, और अभी भी जब तुम दोनों यहां बैठे हो, मुझे लग रहा है वो इसी कमरे में गई हैं, बस इंतजार कर रही है कि तुम लोग जाओ और वो फिर मेरे सामने आकर बैठ जाए। आर्यन ने एक पल को उसको सीरियस लिया, फिर वही लॉजिक मोड ऑन हो गया। गीता, ये सब माइंड का खेल है। हम स्टेट जगह गए, तू ऑलरेडी डर चुकी थी। ब्रेन उन सारी चीजों को इमेज में बदल रहा है। नीचे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तेरे पेरेंट्स भी हैं, राहुल के भी है, सब खुश हैं। तू भी नीचे चल, माहौल चेंज होगा, सब ठीक लगेगा। गीता ने मना कर दिया, आज नहीं, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं, फिर आती हूं। रात और गहरी हो चुकी थी। राज को फोन आया, वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया और आर्यन अकेले कॉरिडोर में लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह लिफ्ट के अंदर घुसा, अचानक उसे वही बदबू महसूस हुई जो बर्न स्कूल के अंदर थी। उसके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। लिफ्ट की दीवार पर लगे शीशे में उसने खुद को देखा और उसे लगा जैसे पीछे कोई धुंधला सा फिगर खड़ा है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं। लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो टेरेस पर पहुंचा, जहां से नीचे पुल और लॉन में चल रही रोशनी और म्यूजिक दिख रही थी। कुछ देर रेलिंग पर खड़े होकर वो सबको एंजॉय करते हुए देख रहा था। खुद को समझाता रहा कि सब कुछ नॉर्मल है। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, उसे साफ लगा कि कोई उसके पीछे से भागता हुआ गुजरा और हंसते हुए कान के पास से निकला। वो पलटकर चीखा, कौन है? टेरेस खाली था, बस हवा, रोशनी और दूर से आती वेडिंग सॉन्ग्स की आवाज़ें। हड़बड़ाया हुआ आर्यन अपने रूम की तरफ भागा। राज को सब बता दिया। दोनों दौड़ते हुए फिर गीता के कमरे में गए। गीता ने सब सुनकर एक ही बात कही, मैंने बोला था ना, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा। हमने वहां की जगह डिस्टर्ब की है, अब वो हम सबके पीछे हैं। कल राहुल की शादी है, उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें वापस वही बर्न स्कूल जाना होगा, वहां माफी मांगनी होगी, वरना यह रुकने वाला नहीं है। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। पैलेस के बाहर सन्नाटा, बस दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की हल्की सी आवाज। राज ने कहा, तुम दोनों जाओ, मैं राहुल के साथ रहूंगा। कुछ शादी की चीजें अरेंज करनी है। मैं तुम्हें कार की चाबी दे देता हूं, SIU भी लेकर जाओ और जल्दी वापस आना। तो आर्यन और गीता उस सुनसान रात में फिर उसी डायरेक्शन में निकल पड़े। रास्ते की हर चीज जैसे पिछली रात से भी ज्यादा डार्क लग रही थी। बर्ड स्कूल के पास पहुंचते ही गीता ने कहा, शुरू तूने किया था, दरवाजा तूने खोला था, माफी भी तुझे ही मांगनी पड़ेगी। आर्यन उस जले हुए बिल्डिंग के सामने खड़ा हो गया। इस बार वो सचमुच डर चुका था। अंदर जाते ही उसने हाथ जोड़कर बोलना शुरू किया, जो भी हो यहां, जो भी आत्मा हो, अगर हमने आपकी बेया की हो, डिस्टर्ब किया हो तो माफ कर देना। हमारा इरादा बुरा नहीं था, हम बस क्यूरियोसिटी में आए थे। मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी यहां पर नहीं आऊंगा, ना किसी का मजाक उड़ाऊंगा, बस हमें छोड़ दो। उसकी आवाज कांप रही थी। वो अंदर थोड़ा और बढ़ा और जैसे ही राइट साइड की ओर झुका, उसे वहीं हंसी सुनाई दी। इस बार क्लियर पास से उसने कॉर्नर में देखा, वहां कोई और नहीं, गीता खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गीता वाली मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखें एकदम फैल चुकी थीं। मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई और उसके अंदर से हंस रहा हो।
गीता की आवाज बदल चुकी थी, मोटी घंस सी। मैं ही थी वो औरत जो यहां जल के मरी थी। 30 साल से इस जगह पर सड़ी हूं, किसी के खून की प्यास लिए तुम लोगों ने दरवाजा खोला। अब तुम ही मेरे हो। मैं तुम्हारे इस दोस्त का बदन नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन गीता ने झपट कर उसका गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ज्यादा टाइट थी कि आर्यन सांस नहीं ले पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे रिब्स क्रश हो रही हो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। जला हुआ कमरा, अजीब सी हंसी, गीता का ट्विस्टेड चेहरा। उसी पल बाहर से जैसे किसी ने जोर से दरवाजा तोड़ा। अंदर किसी के भागने और लड़ने की आवाजें आने लगी। किसी का चिल्लाना, किसी का धक्का देना, कुछ गिरने की आवाजें पकड़ अचानक ढीली हुई। आर्यन का सर जमीन से टकराया और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने खुद को कार की बैक सीट पर पाया। उसके पास गीता थी, हाथ पैर बंधे हुए थे। अजीब तरह से तड़पती हुई आगे राहुल ड्राइव कर रहा था और राज पैसेंजर सीट पर बैठा था। दोनों के चेहरों पर टेंशन साफ था। आर्यन फिर से बेहोश हो गया। अगली बार जब उसकी आंखें खुली तो वह खुद को मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के कोर्टयार्ड में बैठा हुआ पाता है। सामने सैकड़ों लोग किसी पर चिल्लाते हुए, किसी पर नारियल फोड़ते हुए, कोई जमीन पर लौट रहा था, कोई चीख रहा था। बीच में गीता, खुले बाल, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, अजीब सी आवाज में बोलती, हंसती, रोती, और मंदिर के सेवादार पंडित सब मिलकर उस पर से किसी चीज को उतारने की कोशिश कर रहे थे। चिल्लाहटों के बीच एक ही नाम गूंज रहा था। प्रेतराज सरकार। घंटों तक चलने वाली इस प्रक्रिया के बाद आखिरकार गीता शांत होने लगी। उसकी आंखें नॉर्मल हुई, शरीर ढीला पड़ गया। आर्यन को भी ऐसा लगने लगा जैसे उसके सीने पर से कोई भारी पत्थर हट गया हो। सुबह के करीब 8 बजे सब लोग वापस पैलेस लौट गए। अजीब बात यह थी कि शादी समय पर हुई, रिचुअल्स ठीक हुए। सब गेस्ट्स को भी कुछ भी पता नहीं चला कि पिछली रात क्या हुआ था। बस आर्यन, राज, राहुल और गीता की आंखों में अब वो मासूम मस्ती नहीं थी। वहां एक सीक्रेट था जो सिर्फ 4 लोगों ने देखा था। शादी के अगले दिन रिसेप्शन भी हो गया। आखिरी रात चारों दोस्त फिर साथ बैठे। कल सब वापस अपनी अपनी दुनिया में चले जाएंगे। राज बोला, आर्यन वापस अमेरिका जाएगा, मैं लंदन, राहुल ऑस्ट्रेलिया। गीता अपने काम में बिजी। आज एक आखिरी चीज बची है, तुझे एक गिफ्ट दिखाना है। आर्यन ने ढलते हुए कहा, देखो, अगर फिर से उस बर्न स्कूल के पास ले जाने का प्लान है तो मैं नहीं आ रहा। लेकिन सब ने इंसिस्ट किया, एक बार चल, तू खुद थैंक यू बोलेगा। कार फिर उसी गांव की तरफ निकली। आर्यन पूरा रास्ता चुप रहा। जैसे ही उन्होंने पुराने स्कूल के पास संगीत गाड़ी रोकी, आर्यन का दिल धक धक करने लगा। बाहर उतरकर उसने देखा बर्न स्कूल अब आधा टूटा पड़ा था। वहां जेसीबी मशीन लगी थी, मजदूर दीवार गिरा रहे थे। राहुल ने बताया, कल रात जब तुम बेहोश हुए थे तब मैंने गांव वालों से बात की थी। पता चला यह पुराना बिल्डिंग इल्लीगली बना था। सालों से संगीत केस चल रहा था। सरकार ने फाइनली इसे गिराने का ऑर्डर दिया है। यहां नया स्कूल बनेगा। हम सोच रहे थे तुझे दिखाएं। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। उसे सच में लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। पर क्या सच में? सबने थोड़ी देर खड़े होकर उस जगह को आखिरी बार देखा और वापस चल दिए। कुछ दिन बाद आर्यन अमेरिका लौट गया। लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई। ऑफिस, ट्रैफिक, वीकेंड्स, फ्रेंड्स, बर्न स्कूल, गीता का चेहरा, मेहंदीपुर, बालाजी, सब धीरे धीरे मेमोरी के पीछे के कोने में चले गए। लगभग 1.5-2 साल बाद एक शाम आर्यन ऑफिस से घर लौट रहा था कि उसका फोन बजा। राहुल का कॉल था। उसकी आवाज इस बार बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। राहुल ने धीमे से कहा, तुझे याद है हमारा पुराना स्कूल के पास जो नया बिल्डिंग बना था? आर्यन बोला, हाँ, नया स्कूल ही तो बन रहा था। राहुल ने कहा, हाँ, बन गया। और पिछले हफ्ते वहां से न्यूज आई, एक बच्चे की लाश क्लासरूम में मिली है। रात के टाइम स्टाफ को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। सबने सोचा कोई बच्चा मिस हो गया। सुबह पता चला बच्चा रात से ही अंदर डेड पड़ा था। और अब लोग बोल रहे हैं कि रात को वहां एक जली हुई औरत की परछाई गलियारों में घूमती दिखती है।
बच्चों को अपने साथ बुलाती है, कहती हैं, मैं तुम्हारी टीचर हूं, मेरे साथ चलो। गांव वाले अब उस जगह को फिर से टेड बुलाने लगे हैं। फोन कटने के बाद आर्यन काफी देर तक खिड़की के बाहर अंधेरा देखता रहा। कुछ कहानियां शायद जगहों से हटकर लोगों के साथ चिपक जाती हैं और कुछ जगहों से इतनी बन जाती है कि नया पेंट, नई दीवारें, नया नाम भी उन्हें नॉर्मल नहीं बना पाता। वो बर्ड स्कूल अब तोड़ दिया गया था, लेकिन अंदर फंसी हुई वो प्यास शायद सच में कहीं गई नहीं थी। और शायद यही सबसे डरावनी बात है। हम सोचते हैं कि हॉरर पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने कुओं, पुराने पेड़ों में रहती है, लेकिन असली डर ये है कुछ मौतें, कुछ अधूरी कहानियां टाइम से भी ज्यादा जिद्दी होती हैं। ऐसी कहानियां जो खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप और ऐसी डरावनी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद आप ही से जुड़ी हो।